नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश ने सत्ता परिवर्तन का जनादेश दिया है। 15 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब कमलनाथ को अपनी कैबिनेट चुनने के लिए बड़ी कसरत करनी है। कांग्रेस पार्टी में तो दावेदार है ही, मिलजुल कर बनाई गई सरकार में सहयोगी दलों का दबाव भी असरदार होगा। संभाग और समाज के साथ ही अनुभवी और युवा का तालमेल रखने की जिम्मेदारी है। कैसा होगा कैबिनेट, इस पर बात करेंगे। इससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। 3 राज्यों में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश इस मायने में अलग रहा कि यहां सिर्फ सीएम कमलनाथ ने शपथ ली। कर्ज माफी की प्रक्रिया भी शुरू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन कैबिनेट विस्तार की कसरत अभी बाकी है। हालांकि कमलनाथ ने इसके संकेत दे दिए हैं। मैंने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया। मैं कल से इस पर विचार करना शुरू करूंगा। इसमें सब चीज का संतुलन होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में जीत कर आए वरिष्ठ नेताओं की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम की दावेदारी तो छोड़ दी, लेकिन मंत्रिमंडल में अपने लोगों को जगह दिलाने के लिए अड़ सकते हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे भी बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आए हैं और ये कैबिनेट में जगह के लिए दबाव बनाएंगे। बहुमत से 2 सीट दूर रह गई कांग्रेस को अपनी पार्टी के साथ ही सहयोगियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बीएसपी, एसपी और निर्दलीय जीत कर आए लोगों का दबाव कमलनाथ के मंत्रिमंडल में साफ नजर आ सकता है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो कैसी होगी कमलनाथ जी की कैबिनेट, उस पर हम बात करेंगे। और किस किस को जगह मिलेगी, किसे तरजीह मिलेगी, साथ ही साथ युवाओं को मौका मिलेगा या अनुभवी एक बार फिर सामने आएंगे। क्षेत्रता को आधार बनाया जाएगा या क्या जातिगत कोटे को आधार बनाया जाएगा? क्या होगा मंत्री बनने का फॉर्मूला? क्या क्षेत्रीय भागीदारी का ध्यान रखा जाएगा? क्या वरिष्ठता को प्राथमिकता मिलेगी? क्या गठबंधन में शामिल विधायकों को मौका मिलेगा? क्या 2-3 चरणों में शपथ लेंगे? क्या जातिगत कोटे को आधार बनाया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वरिष्ठता के हिसाब से कौन सबसे आगे होगा, किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसे छोड़ा जाएगा और बतौर महिला किसे एंट्री मिलेगी कैबिनेट में, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या गठबंधन में शामिल विधायकों को मौका मिलेगा, क्योंकि 114 सीटें लेकर आने के बाद एसपी, बीएसपी और निर्दलियों का भी साथ लिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी भी अपनी एक आशा होगी, क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया है। ऐसे में उनका भी ध्यान रखना होगा। और मध्य प्रदेश जिस तरह से अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है, मालवा, निमाड़, मध्य, साथ ही साथ ग्वालियर चंबल संभाग, महाकौशल, विंध्य संभाग, इनसे किसे जगह मिलेगी, कौन होगा, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ आशीष व्यास जी संपादक हैं नई दुनिया के, वो भी हमारे साथ हैं, और अजीत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। हम चर्चा कर रहे हैं सर, कैसी होगी कमलनाथ जी की कैबिनेट और साथ ही साथ कौन कौन शामिल होगा, इस पर हम संभागवार चर्चा करेंगे। समय कम है हमारे पास, लगातार हम एक एक नाम पर चर्चा करते हुए जाएंगे। गिरिजा शंकर जी, सबसे पहले अगर हम मालवा निमाड़ को उठाएं, संभावित क्षेत्रों को देखें, तो जातिगत आधार पर, साथ ही साथ वरिष्ठता के आधार पर और यहां क्षेत्रीयता के आधार पर किसकी एंट्री होती है? क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कुराड़ा और विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, तुलसी सिलावट, उमन सिंगार, जीतू पटवारी, सचिन यादव, राजवर्धन सिंह, दिलीप सिंह गुर्जर, रामलाल मालवी और सचिन यादव, ये नाम यहां से आते हैं। इनमें से किन किन की एंट्री, एक लिस्ट आपके पास होगी? देखिए, जहां तक कैबिनेट में के गठन का मामला है, तो कमलनाथ जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो बड़े जंबो कैबिनेट के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि नामों के चयन में बहुत सतर्कता बरती जाएगी और जातिगत आधार पर और समुदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर होगी।
जहाँ तक नामों का सवाल है तो बहुत सारे सीनियर एमएलएज चुन के आए हैं, जो जिसमें से कुछ पहले मंत्री भी रह चुके हैं पुराने कैबिनेट में। अब उनमें से जरूर कुछ लोगों को स्थान मिलेगा, क्योंकि उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। जिन नामों की बात आपने की है उसमें सज्जन सिंह वर्मा हैं या विजय लक्ष्मी साधो हैं, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो विजय लक्ष्मी साधो के नाम पर ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि उससे एक समुदाय का भी होगा प्रतिनिधित्व, महिला का भी होगा प्रतिनिधित्व और वरिष्ठता का भी होगा प्रतिनिधित्व। तो ये 2-3 चीज़ें कॉम्बिनेशन में हो सकता है, तो उनके नाम पर तवज्जो दें। संजय सिंह वर्मा काफ़ी सीनियर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके अनुभव का लाभ भी लिया जा सकता है। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और काफ़ी मतलब फायर ब्रांड एमएलए माने जाते हैं। कल जब कमलनाथ जी पहली बार शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ में बगल में जीतू पटवारी बैठे थे और पत्रकारों को वो से भी इंटरेक्ट कर रहे थे कि आप सवाल एक एक करके पूछिए, ज़्यादा मत पूछिए। तो कल ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद है कि वो आने वाले समय में वो जनसंपर्क मंत्री होंगे। तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको स्थान दिया जा सकता है, जिसमें मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्र कवर हो जाए। जी, लेकिन सर जिस तरह से हुकुम सिंह कराड़ा, विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, तुलसी सिलावट, ये भी नाम है, क्या इन्हें तरजीह मिलेगी? राजवर्धन सिंह, सचिन यादव, रामलाल मालवी। देखिए, ये एक बात समझिए कि बीजेपी जब भी सरकार राज्य में बनाई है उसको जो बड़ी बढ़त मालवा से मिलती रही है उसमें ही बीजेपी की सरकार बनती रही। इस बार यदि बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई तो उसमें बाकी अंचलों का जो योगदान था या वहाँ जो बीजेपी का सफाया हुआ, उसके अलावा यदि मालवा में कांग्रेस को इतनी अधिक सीटें नहीं मिलती, बीजेपी 24-26 सीटों तक नहीं सिमटती, तो शायद है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। तो ऐसे में मालवा को प्रतिनिधित्व कुछ अधिक ही दिया जाएगा, ताकि कांग्रेस को आने वाले चुनाव को देखते हुए भी मालवा में अपनी जमीन, अपना जनाधार तैयार करना है, क्योंकि वो एक शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। तो उस गढ़ को तोड़ना, जो सफलता उनको मेरे ख्याल से 98 में एक बार सफलता मिली थी कांग्रेस को, जब दिग्विजय सिंह जी की दूसरी बार सरकार बनी थी, और ये दूसरी बार है जब मालवा निमाड़ में कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो नाम आप बता रहे हैं उसमें से अधिकांश नाम शामिल हो सकते हैं, बल्कि इसके अलावा धार झाबुआ से भी कुछ नाम आ सकते हैं। डॉक्टर अलावा जो जयस से कांग्रेस में आए हैं और विधायक बने हैं, झाबुआ में जो भूरिया फैमिली है वहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा के दृष्टि से भी और आने वाले चुनावों की दृष्टि से भी मालवा निमाड़ अंचल में कांग्रेस की ये पैठ ऐसी बन जाए कि आने वाले समय में वो बीजेपी का गढ़ न रहे। इस दृष्टि से भी वहाँ पर नए मंत्रियों का चयन हो सकता है। आशीष व्यास जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, मालवा निमाड़ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम आपके सामने नाम रख रहा हूँ: सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, तुलसी सिलावट, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, सचिन यादव, राजवर्धन सिंह, दिलीप सिंह गुर्जर, रामलाल मालवी और सचिन यादव। इसमें से वो कौन से प्रमुख नाम आप मानते हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है मालवा निमाड़ से? देखिए, मालवा निमाड़ की जहाँ तक बात है, इसको मैं और इस इलाके पूरे अंचल का विभाजन करना चाहता हूँ। अगर इसको संभाग की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस को जो जबरदस्त या उल्लेखनीय सफलता मिली है वो इंदौर संभाग से मिली है। खरगोन और धार, ये 2 ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपनी पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए सीधे उल्टे आंकड़ों के साथ ये हमारे सामने आए हैं। तो इस पूरे अंचल में अनुभवियों की एक लंबी फौज है। यदि तुलसी सिलावट का हम नाम लें तो 80 के दशक से ये राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके हैं और सिंधिया के ये करीबी माने जाते हैं। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सोशल मीडिया और जो नई तरह की पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी सक्रिय है। अपने इलाके के साथ में प्रदेश के अलग अलग
क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक नेटवर्क तैयार कर रखा है। दूसरा कि पढ़े लिखे और समझदार तबके, और गिरजा शंकर जी ने जैसे बताया कि फायर ब्रांड एमएलए के रूप में इनकी पहचान है, तो यही एक दो ऐसे नाम हैं जो प्रमुख रूप से इंदौर शहर की राजनीति को प्रभावित भी करेंगे। इनकी प्रबल दावेदारी है। एक नाम मैं और जोड़ रहा हूँ, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। ये 3 बार के विधायक हैं, सिंधिया के खेमे से हैं। उमंग सिंगार की भी एक अपनी राजनीतिक विरासत है। ये आदिवासी नेता और जमुना देवी के भतीजे हैं, इसलिए इन्होंने काफी शुरू से इस पॉलिटिक्स को देखा समझा है। विजय लक्ष्मी साधो का नाम आपने लिया है, महिला, अनुभवी महिला चेहरा है ये, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी इनके नाम की चर्चा अब तेजी से शुरू हो गई है। बाला बच्चन के नाम को लेके कोई इशू नहीं है, चूंकि ये नेता भी रहे हैं, इनका अच्छा अनुभव रहा है। हुकुम सिंह कराड़ा की जहाँ तक बात है, तो मंत्री होने के नाते इनका भी एक अच्छा लंबा अनुभव रहा है जी। सचिन यादव और सज्जन सिंह वर्मा, ये 2 नाम भी वैसे हैं जिनका पॉलिटिक्स में अच्छा और लंबा अनुभव है। बात यहाँ इन नामों से ज़्यादा इस चीज़ की है कि जो शुरुआती संकेत कांग्रेस की सरकार ने जिस सक्रियता और तत्परता के दिए हैं, उसको देखते समझते हुए ये माना जा सकता है कि वही विधायक अब मंत्री के रूप में भी चयन में प्राथमिकता से लिए जाएंगे, जो अपने स्तर पर काफी तेजी से काम कर सके और अपने प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ तत्काल रूप से सरकार को दे सके। इसके पीछे उद्देश्य केवल ये होगा कि कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि बहुत एक्टिव तरीके से हमारी पूरी टीम मैदान में है और हम एक परिणामदायक सरकार के रूप में तेजी से काम करेंगे जी। अजीत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। अजीत वर्मा जी, इन नामों में से संभावित नाम कौन से लगते हैं आपको जिन्हें एंट्री मिलेगी? अभी जो नाम आपने लिए हैं मालवा निमाड़ के, उनकी बात आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। मेरा इसमें मानना देखिए ये है कि कमलनाथ मंत्रिमंडल के पास यो तो 5 साल का समय है, लेकिन केवल अभी इनके पास 4 माह का समय है, जिसमें इनको ये मैसेज देना है कि लोकसभा के चुनाव में बदलाव का प्रबंध ये कैसे करेंगे, कैसे मोदी सरकार के प्रभाव को काटेंगे और कैसे लोकसभा में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयत्न करेंगे। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलट के कांग्रेस को अवसर दिया है, उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो 2018 का माहौल 11 दिसंबर को सामने आया है, ये माहौल और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में बना रहे, ये काम इन 4 महीनों में कमलनाथ मंत्रिमंडल को करना है। इसलिए कमलनाथ जी को वो मंत्री चुनना पड़ेंगे जो मैदान में ये मैसेज दे सके कि वो बदलाव के सारथी हैं और मोदी सरकार को पराजित करने में सक्षम है। इस दृष्टि से आपने जो नाम लिए, अभी जिन नामों की चर्चा हुई, मेरा मानना है कि जयवर्धन सिंह जी को मौका मिलना चाहिए, जीतू पटवारी जी को मौका मिलना चाहिए, और जैसे हुकुम सिंह कराड़ा या सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, बाला बच्चन जी हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी बहुत फ्री हैंड के साथ मंत्रिमंडल बना पाएंगे, ये आश्वस्ति जरा कठिन लगती है, क्योंकि उनको सिंधिया जी से भी तालमेल करना पड़ेगा, उनको दिग्विजय सिंह जी से भी तालमेल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं गुटी प्रबंध भी करना पड़ेगा जिसमें सारे गुटों को संतोष हो और सारे गुट एकता के साथ फिर से लोकसभा के चुनाव में उतर सकें। इसलिए हुकुम सिंह कराड़ा होंगे, विजय लक्ष्मी साधो होंगी, सज्जन सिंह वर्मा होंगे, बाला बच्चन होंगे, जयवर्धन सिंह जी होंगे, सचिन यादव जी होंगे, विजय लक्ष्मी साधो भी होंगे, और एक मौका तुलसी सिलावट जी को मिल सकता है। देवश्री जी के पास जाऊंगा। देवश्री वाली जी हमारे साथ जुड़े। देवश्री जी, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा नाम होगा, प्रबल दावेदारी किसकी है? देखिए, मैं मालवा के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया, मुझे लगता है कि वहाँ संतुलन स्थापित तीनों का ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अपना प्रभाव है वहाँ, तो तुलसी सिलावट को मौका देना पड़ेगा, दत्तीगांव जी को मौका देना पड़ेगा। इसी प्रकार से वहाँ दिग्विजय सिंह वहाँ पढ़े हैं और मालवा उनका एक प्रिय जगह रही है, वैसे भी वो गुना के हैं और गुना जो है मालवा का द्वार कहा जाता है, उनका व्यापक आधार भी है, तो उनके लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो संतुलन बिठाने का काम ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कमलनाथ जी के साथ में, और अगर वो इसको बिठा पाएंगे तो ही सरकार स्मूथ चल पाएगी। जी चलिए, विंद की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि जैसे कि वहाँ अनुभवी लोगों को की संख्या भी बहुत ज़्यादा है,
चलिए देवश्री जी, आपको रोक रहा हूं, विंध्य की हम वहाँ बात करेंगे। अनुभवी लोगों की संख्या भी अधिक है, लेकिन नए लोग जीत के आए हैं, ये संदेश भी देना पड़ेगा कि नए लोग। जी जी, चलिए गिरजा शंकर जी, विंध्य की तरफ लौट आते हैं। संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट हमारे पास है, बिसाहू लाल, कमलेश्वर पटेल, ये विंध्य से नाम है। इनमें से, इन दोनों नामों में से आपको कौन सा नाम दिख रहा है कि इन दोनों की एंट्री होगी या और कोई नाम हो सकता है? इन दोनों की एंट्री बहुत संभव होगी, क्योंकि आप देखिए विंध्य में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और यहाँ से बहुत कम सीटें कांग्रेस को आई है। इसलिए यहाँ प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से जो विधायक चुन के आए हैं उनमें ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बिसाहूलाल सिंह बहुत पुराने नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, तो इन दोनों नामों की तो संभावना है ही। हो सकता है कि इसके अलावा भी एक आध नाम विंध्य से और लिया जाए, क्योंकि वहां से विधायक बहुत कम चुन के आए हैं कांग्रेस के, इसलिए। जी आशीष व्यास जी, इन दोनों नाम पर आपकी क्या चर्चा है? क्योंकि विंध्य में जिस तरह से बीजेपी ने ज्यादा सीटें देने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर दी थी, कांग्रेस को बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये दो नाम सामने हैं, क्या इन दोनों की दावेदारी बनती है? निश्चित रूप से इन दोनों नामों की दावेदारी है और विंध्य में जो क्लीन स्वीप की बात आ रही है बीजेपी की, उस लिहाज से एक सक्रिय राजनीतिक जमीन कांग्रेस जरूर यहाँ तलाश करेगी, ताकि आगे की समय खासकर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। विंध्य एक बड़ा इलाका है, कांग्रेस का बीजेपी के कार्यकाल से पहले यहाँ काफी प्रभाव और दखल रहा था, तो इसका ध्यान जरूर रखा जाएगा और ये क्षेत्रीय संतुलन के साथ दूसरे दृष्टि से भी इसको काफी देखा परखा जाएगा। तो निश्चित रूप से इन दोनों नामों की दावेदारी है। इसके अलावा हिना कांवरे एक नाम है, लकीराम कांवरे की ये बेटी है, दूसरी बार विधायक है, तो बालाघाट में विंध्य महाकौशल की बात कर रहा हूं मैं, तो इन नामों के साथ इसका भी एक प्रभाव रहेगा। विधानसभा में इनकी काफी सक्रियता देखी गई है, कई तात्कालिक मुद्दों पर इन्होंने भागीदारी की है, तो ये एक नाम ये भी रहेगा जो विंध्य महाकौशल से साझा रूप से शामिल किया जाए। इस पर भी हम आएंगे आशीष जी, मैं अजीत जी के पास चलूंगा, विंध्य महाकौशल की भी हम बात करेंगे। अजीत वर्मा साहब, इन दो नामों पर बिसाहू लाल और कमलेश्वर पटेल किसे जगह मिलेगी? जी देखिए, दोनों नाम उपयुक्त हैं, दोनों नाम ऐसे हैं कि जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। लेकिन मैं इसे दूसरी दृष्टि से भी देखता हूं। देखिए, सिद्धांतन रूप से ये कितना सही होगा या गलत होगा, लेकिन विंध्य में अगर कांग्रेस को पुरजोर लड़ाई लोकसभा में लड़नी है तो अजय सिंह राहुल जी को मंत्री बनाया जाना चाहिए, बावजूद इसके कि वो हार गए। इसलिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का भी ये मानना है कि अजय सिंह राहुल जी को भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके हराया है। तो हालांकि मैं नहीं जानता कि अजय सिंह राहुल जी से स्वीकार करेंगे या लोकसभा चुनाव कई विधायक भी ऐसे हैं उनके इलाके के, वो कह रहे हैं कि हम जगह छोड़ देंगे उनके लिए। जी हैं, इसीलिए मैं ये मानता हूं, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अजय सिंह राहुल, अगर विंध्य में कांग्रेस को अपनी हवा फिर से तैयार करनी है तो अजय सिंह राहुल जी को मंत्रिमंडल में ससम्मान स्थान देना चाहिए। पड़ेगा तो मैं नहीं कह सकता, ये कमलनाथ जी के हाथ में, लेकिन अजय सिंह राहुल जी को स्थान देना चाहिए। और ये जो दो हमारे महानुभाव आपने भी नाम लिया, इन दोनों को भी स्थान देना चाहिए। क्योंकि अभी आप विंध्य की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल विंध्य की सीमा में बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों नाम जो आपने बताए हैं अभी, इनके अलावा अजय सिंह राहुल जी को ससम्मान ऐसा स्थान मिलना चाहिए कि वो पूरी सक्रियता से विंध्य में अपनी हार को कांग्रेस की जीत में बदल सकें। बिल्कुल। देवश्री जी, आपको लग रहा है कि ये दो नाम हैं जिन पर कमलनाथ जी भरोसा जता सकते हैं? नहीं, ये तो तय ही रखा है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ भाजपा के पक्ष में क्लीन स्वीप हुआ है और ये दो नाम ही बचे हैं, और भाजपा को वहाँ, कांग्रेस को वहाँ खड़े होना है तो कम से कम इनको मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 और 5 मंत्री वहाँ से बनने वाले थे, बनना चाहिए थे विंध्य से, लेकिन सिमट के जब विधायक ही 2 ठीक से बन पाए हैं और दोनों ही पुराने लोग हैं, जातिगत संतुलन भी वहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि कुर्मी और कमलेश्वर पटेल का जो बेटा है, कमलेश्वर पटेल हैं, इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं, उनका कुर्मियों में अच्छा प्रभाव है। तो इस तरह से इन दोनों का मंत्री बनना तो तय है ही। अब समस्या ये भी पैदा हो गई है
कि वो बिंद को बचाया कैसे जाए। बिंद बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव का क्षेत्र रहा है और राहुल भैया वहाँ स्वयं खुद ही चुनाव हार गए, जिताने की बात तो दूर की बात थी। तो कांग्रेस के साथ में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बिंद की जो जमीन है उसको जो लोकसभा 2019 में होने वाला उसके लिए कैसे बचाएं। तो ये मैनेजमेंट और ये देखने का काम, राजनीतिक चतुराई का काम कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मध्य क्षेत्र की। मध्य क्षेत्र में गिरिजा शंकर जी अगर हम आए, आरिफ अकील, प्रभुराम चौधरी, पीसी शर्मा, लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह, इनमें से किसी का भी नाम काटना शायद मुश्किल होगा। अब देखिए, इस तरह से यदि हम नाम देखें तो नामों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और मंत्रिमंडल की अपनी एक सीमा रेखा है। 15% से अधिक विधायक मंत्री नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है, जब हम मालवा और निमाड़ की बात कर रहे थे तो हमको ये भी देखना होगा, जिन नामों की बात किया हमने, 2 निर्दलीय विधायक उस इलाके से चुन के आते हैं जिन्होंने कांग्रेस की जो अल्पमत सरकार है उसको समर्थन दिया है और उसके कारण बहुमत मिला है। तो क्या इन 2 निर्दलीय विधायकों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा? क्या उनको किस तरह से उनको समूह का समायोजन किया जाएगा, ये देखना जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी को सिंधिया जी से या दिग्विजय सिंह जी से तालमेल करके, समन्वय करके कैबिनेट बनाना है, उससे ज़्यादा अधिक समन्वय उनको उन लोगों के साथ करना है जिन 7 लोगों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें बसपा शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी से 1 एमएलए है, बसपा से 2 एमएलए हैं, 4 निर्दलीय हैं। तो इनके साथ कैसा तालमेल किया जाएगा, इसके आधार पर इनमें से कितने लोगों को इन मंत्रिमंडल में शामिल करने का वादा किया गया है या उनको करना है, इसके आधार पर तय होगा कि कांग्रेस के कौन से ऐसे नाम जो बहुत चर्चित हैं, लेकिन वो कैबिनेट में आने में छूट सकते हैं। संभागवार नाम देख रहे हैं कि इनमें से किसे मौका मिल सकता है। आरिफ अकील, प्रभुराम चौधरी, पीसी शर्मा, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह, किसकी दावेदारी प्रभाव में बात करें या क्षेत्रवार बात करें तो ये जो प्राथमिकता है, जिनकी जो सबसे प्रबल दावेदारी तो उन लोगों की है जिनके समर्थन से सरकार बनी हुई है। तो इसलिए उन नामों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहां तक सवाल जिन नामों का आपने बात की है, आरिफ अकील चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं, 4थी 5वीं बार एमएलए बन के आए हैं लगातार, तो उनको तो कैबिनेट में आना बिल्कुल संभव है कि उनको नाम होगा ही। लेकिन पीसी शर्मा के नाम पर मुझे डाउट है, क्योंकि भोपाल से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना शायद संभव नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल। लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह की बात करें, जयवर्धन सिंह है या लक्ष्मण सिंह है, दोनों में से किसी एक की संभावना देखें तो जयवर्धन सिंह की संभावना अधिक दिखती है। दूसरी बार एमएलए बने हैं, बहुत ब्राइट उनका परफॉर्मेंस रहा है और दिग्विजय सिंह जी भी चाहेंगे कि भाई के बजाय पुत्र को स्थान दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। जी आशीष व्यास जी, इन 4 नामों पे हम अगर बात करें तो कौन से नाम की प्रबल दावेदारी मध्य क्षेत्र से ज्यादा बनती है? मुझे नहीं लगता है कि आरिफ अकील के नाम को लेके बहुत ज़्यादा कहीं सवाल जवाब की स्थिति बनेगी, क्योंकि 5 बार से लगातार विधायक हैं, अल्पसंख्यक राजनीति का एक पुराना और अनुभवी चेहरा है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह सरकार में चूंकि मंत्री रह चुके हैं तो उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस लेना चाहेगी। तो कैबिनेट में मुझे लगता है कि आरिफ अकील को जरूर कांग्रेस देखना चाहेगी। दूसरा जो नाम आपने लिया है लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह का, तो अगर कहीं महिला चेहरे चलिए, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देवश्री माली जी से भी हम बात कर लेते हैं। देखते रहे हैं। जी जी आशीष जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। तो जी। इस लिहाज से जयवर्धन सिंह की दावेदारी चलिए आशीष जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। देवश्री माली जी हमारे साथ बने हुए हैं। देवश्री जी, ये 4 नाम हैं, आरिफ अकील, पीसी शर्मा, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह। देखिए, आरिफ अकील का नाम तो नो डाउट तय ही है कि वो तो होना ही है। एक तो अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व भी देना है, दूसरा भोपाल में जिस तरह से वो कांग्रेस को बचा के रखा उन्होंने, इस नाते से भी,
तीसरा वो 15 साल पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उनका नाम काटना आसान किसी के लिए भी नहीं हो, उस पर किसी को डाउट भी नहीं होगा। अब जहाँ तक पीसी शर्मा का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि पीसी शर्मा को भी मंत्री बनाया जाएगा इस बार, क्योंकि भोपाल में जो ब्राह्मण वोट हैं ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ासतौर पर गोविंदपुरा इलाके में, तो उन नामों पर को ध्यान उन इलाकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्राह्मण नेता लोकसभा के लिहाज से तैयार किया खड़ा किया जाएगा। अब जो दो नाम चाचा और भतीजे के हैं, तो ये तो दिग्विजय सिंह जी को के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा कि वो किसके नाम को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा संभावना उनके बेटे के नाम की है कि जयवर्धन सिंह मंत्री बनेंगे, क्योंकि हो सकता है लक्ष्मण सिंह राजगढ़ से आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो इसलिए 4 में से 3 मंत्री बनने की संभावना पूरी है। चलिए, हम संभाग वार चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की। गिरिजा शंकर जी, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, ग्वालियर चंबल संभाग में डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, एंदल सिंह कंसाना, लाखन सिंह, प्रद्युम्न सिंह और इमरती देवी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस ने अपना दबदबा जमाया है और बीजेपी ने भी यहां से मंत्री ज्यादा ही रखे थे। ये सारे नाम जो आपने लिए हैं वो संभावित मंत्रियों की सूची में अवश्य शामिल होंगे, ऐसा लगता है। इसके अलावा भी हम लोग जो अलग अलग इलाकों में जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं, ये वो नाम है जो चर्चित नाम है, लेकिन कैबिनेट में कुछ ऐसे नाम भी हर इलाके से आएंगे जिनकी चर्चा हम शायद यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, जो बहुत नोन नेम नहीं है, और कुछ ऐसे जो चेहरे हैं वो चंबल से भी आएंगे जिनकी चर्चा प्राय नहीं होती, क्योंकि सारे यदि चर्चित नामों को उनकी वरिष्ठता या उनके अनुभव के आधार पर लिया जाएगा तो नए नाम, नए लोग छूट जाएंगे और कुछ नए लोगों को स्थान जरूर मिलेगा, और उसमें से चंबल में भी 2-1 नाम ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी, आशीष व्यास जी, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, एंदल सिंह कंसाना, लाखन सिंह, प्रद्युम्न सिंह और इमरती देवी, इनमें से कौन से आपको नाम प्रबल दावेदारी के लग रहे हैं जो कैबिनेट में होंगे? देखिए, गोविंद सिंह जी के नाम की जहां तक बात है, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि ये कैबिनेट कोशिश है कि इस तरह की होगी जिसमें अनुभव और योग्यता की ज़्यादा बात हो। गोविंद सिंह जी का जो अनुभव है, गृह और सहकारिता मंत्री रहे हैं, तो नई पीढ़ी जो कांग्रेस की अब देख रही है, तो अनुभव को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। शेष नाम निश्चित रूप से इमरती देवी है, लगातार कांग्रेस का पुराना चेहरा है, तो इनका नाम भी प्रमुखता से शामिल होगा। पिछोर विधानसभा से अगर हम केपी सिंह की बात करें, तो दिग्विजय सर की सरकार में दोनों बार ये मंत्री रहे हैं जी। तो ग्वालियर चंबल ये दोनों इलाकों में अगर देखेंगे हम, तो अनुभवी कांग्रेस की टीम है, तो इन सबके नाम निश्चित रूप से शामिल किए जा सकते हैं जी। साथ ही साथ मैं अजीत वर्मा साहब आपसे जानना चाहूँगा, इसमें वो नाम हैं, क्योंकि यहाँ जो है वर्चस्व है वो दिग्विजय सिंह के साथ साथ स्वाभाविक सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहता है सिंधिया जी का। ऐसे में क्या यहाँ उनकी राय मशवरी ज़रूरी होगी? बिल्कुल ज़रूरी होगी जी, बिल्कुल ज़रूरी होगी, खासतौर पर सिंधिया जी की। फिर मैं अभी जो एक मुद्दा बीच में उठा था, चर्चा में उठा था, कि जो बहुजन समाज पार्टी है और जो निर्दलीय है जिनका समर्थन कांग्रेस को मिला है, समाजवादी पार्टी है, उनके साथ में क्या डील हुआ है, किन शर्तों पर उन्होंने समझौता किया है, समर्थन दिया है, ये भी हमको बराबर एकोमोडेट करने की गुंजाइश रखना पड़ेगी। क्योंकि आपने जो नाम लिए चारों के चारों नाम बहुत काबिल लोगों के नाम हैं, और इनमें से मैं मानता हूं कि सिंधिया जी को ही नाम चुनना पड़ेंगे जो कमलनाथ जी जो जिनको स्वीकार कर सकें ऐसे नाम जी। लेकिन बस बहुजन समाज पार्टी से लड़ने की भी तैयारी कांग्रेस को दिखाना पड़ेगी जी। देवश्री बाली जी, इसमें से हालांकि हम जानते हैं कि 114 सीटें थी, और उसमें से निर्दलियों के साथ क्या डील हुई है, सपा के साथ क्या डील हुई है, बसपा के साथ क्या डील हुई है, वो तो है ही, लेकिन हम एक संभागवार या इलाकेवार ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इनमें से वो कौन से नाम हैं जो प्रबल दावेदारी में है। अगर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो आपके पास भी लिस्ट है, गोविंद सिंह, केपी सिंह, एंदल सिंह कंसाना, लाखन सिंह, प्रद्युम्न सिंह और इमरती देवी। इसमें से कौन से नाम आपको लग रहे हैं कि जिन पर नहीं हाँ मुहर लगना तय है? एक विधानसभा अध्यक्ष का भी तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा जी। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे सर। पूरे सिनेरियो में सबसे महत्वपूर्ण है
पहली बार ऐसा हाँ पहली बार ऐसा मौका लगा है कि 26 सीटें कांग्रेस ने यहाँ जीती हैं। तो और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। आपने अपन जिन नामों पहले जो शिवराज की कैबिनेट थी 7 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से उनकी कैबिनेट में थे और उनमें से सारे के सारे कैबिनेट मंत्री थे, एक भी राज्य मंत्री नहीं था। ये बात भी हमको देखना पड़ेगी। चंबल में सिलेक्शन सबसे कठिन ग्वालियर चंबल में इसलिए भी है कि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है और हम लोग जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से 50% नाम दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। ऐदल सिंह कंसाना दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, केपी सिंह दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि दतिया से घनश्याम सिंह का मंत्री बनाया जाना लगभग संभव है। अगर गोविंद सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, अगर वो मंत्री बनना चाहेंगे तो मंत्री बनेंगे, क्योंकि वो 1990 से लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक हैं वो इस समय। तो वो मंत्री बनना चाहेंगे तो वो निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं तो निश्चित वहाँ जो है लाल सिंह आर्य को जिन्होंने हराया है, रणवीर जाटव, उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से मुरैना से ऐदल सिंह कंसाना का मंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि गुर्जर को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। लेकिन किसी एक को राज्य मंत्री भी वहां से बनाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहां लोकसभा का चुनाव कांग्रेस 1984 के बाद से लेके अभी तक जीती नहीं है और इस बार वो पार्टी कांग्रेस वहां चुनाव जीतना चाहेगी। इसी प्रकार से जैसे एक नाम रामनिवास रावत का चल रहा है, जिस तरह से अभी कहा गया था कि बिंद से हारने के बाद भी राहुल भैया को मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से इस इलाके में एक बड़ी डिमांड है कि रामनिवास रावत मामूली वोटों से हार गए हैं, लेकिन वो इतने अनुभवी आदमी हैं और विधानसभा में उनका जो परफॉर्मेंस है और सिंधिया जी से उनकी जो निकटता है, उसके नाते उनको मंत्री बना। अगर राहुल भैया के नाम पर विचार हुआ तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रामनिवास रावत भी उस कैबिनेट में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। जैसा कि गिरिजा शंकर जी आपको रोक रहा हूं, बहुत सारे आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम बुंदेलखंड की क्षेत्र की। इस मंत्रिमंडल में आएंगे। जी गिरिजा शंकर जी, बुंदेलखंड में हम संभावित लोगों की एक लिस्ट लेकर यहाँ साथ में बैठे हैं जी। ब्रजेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह राजपूत, हर्ष यादव, विक्रम सिंह। गिरिजा शंकर जी, ये चारों नाम ऐसे हैं जिनकी संभावना अधिक है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर काफ़ी सीनियर विधायक हैं और हर्ष यादव हैं। ये सब सारे नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी 2-1 नाम और इसमें शामिल होने की गुंजाइश है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, कोई बहुत खराब नहीं रहा है। तो ऐसे में लेकिन अब प्रश्न ये है कि अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं और शायद है कि पहले दौर में वो 35 के 35 मंत्री न बनाए जाएं, 20-22 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे नाम जिनको हम ये मान रहे हैं कि उनकी संभावना है, पहले राउंड के मंत्रिमंडल गठन में शायद है उन नामों को स्थान न मिले और कुछ ऐसे नामों को स्थान मिले जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। और उसमें जो कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे और जो दूसरे दलों से समर्थन में जो विधायक हैं उनकी संख्या भी एक अच्छी खासी होगी, क्योंकि 7 में से कम 5 लोगों को एकमोडेट करना पड़ेगा। जी आशीष व्यास जी, इन पे हम ब्रजेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह राजपूत, हर्ष यादव, विक्रम सिंह पर चर्चा करें तो इनमें से कौन सा नाम निकल कर सामने आता है? ये चारों नाम हैं जो संभावित हैं। इसमें देखिए आपने जो नाम छाटे हैं वो सारे उस तरह के लोग हैं जो लगातार सक्रिय हैं, अपना अपना सबका राजनीतिक अनुभव है। और इसको यदि हम विभागों के हिसाब से देखें तब भी ये सारे चेहरे कहीं न कहीं किसी विभाग में एक अपने स्तर की दक्षता रखते हैं। वजह सिर्फ यही होगी कि क्षेत्रीय के साथ में जो जातिगत संतुलन है, कांग्रेस ने अब तक जो एक स्पष्ट संकेत दिया है कि वो एक है और एक ही दिशा में एक ही गति से आगे बढ़ के वो काम करेगी। तो अब क्या और किस रणनीति के तहत ये तय होता है ये बात अलग है, लेकिन जो अलग अलग तरह से 2 या 3 चरणों में चूंकि चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो जहां उम्मीद है कि जितने नाम अब तक हमने बात की है, जितने तय किए हैं, इसमें अनुभव को प्राथमिकता देंगे ये लोग, उसमें सक्रियता, तत्परता, ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण जरूर होंगे जिसके जरिए कांग्रेस एक बहुत स्पष्ट मैसेज देना चाहेगी। जी अजीत वर्मा साहब,
जी देखिए, हाँ। ये जो बार बार बात कही जा रही है कि मंत्रिमंडल का में प्रारंभ में 22 होंगे या 23 होंगे या 2-3 चरणों में पुनर्गठन होगा, ये एक प्रक्रिया है। देखिए, ये कमलनाथ जी को निर्णय लेना है कि उनके पास जो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने के लिए जो 4 माह का समय है, उसमें वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत झोंक सकते हैं। अगर उन्होंने सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया की तरह मंत्रिमंडल बनाया, 1 चरण में बनाया, 2 चरण में बनाया, 3 चरण में बनाया, तो उनके हाथ से बहुत सा काम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। इसलिए सामान्य तौर पर अगर सोचा जाए तो ये मानना पड़ेगा कि उनको मंत्रिमंडल पूरा बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, ताकि पूरी लड़ाई लड़ी जा सके। आप बुंदेलखंड से जिन नामों की बात आप कर रहे हैं, ये चारों के चारों नाम बहुत उचित हैं और इन पर विचार किया ही जाएगा, लेकिन जातीय समीकरण को भी इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अरुण यादव जी के किन्हीं लोगों को एकोमोडेट किया गया मालवा से, तो बुंदेलखंड में यादव के प्रतिनिधित्व पे उसका असर पड़ेगा। ऐसी और चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड का बहुत बड़ा इलाका जो है वो उत्तर प्रदेश के बसपा से प्रभावित इलाका है। हो सकता है कमलनाथ जी वहाँ बसपा को प्रतिनिधित्व देकर किसी तरीके से बसपा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तो लक्ष्य मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकसभा है जी, लोकसभा जीतना है। किसी जी समय कम है, कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद महाकौशल की तरफ बढ़ेंगे। देवश्री जी। जी मुझे लगता है कि जो 4 नाम आप बता रहे हैं जी, वो उनके अलावा, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बोला है कि कम से कम वहाँ जातिगत संतुलन स्थापित करने के लिए एक ब्राह्मण को भी वहाँ मंत्री बनाया जाएगा, और निश्चित तौर पर उसकी संभावना यही है कि वो समाजवादी पार्टी से जो साथी अब कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हुए, वो अगले मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। जी गिरिजा शंकर जी, अब हम आते हैं महाकौशल में, जहाँ खुद तो वहाँ ये भी देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। जी मैं आऊँगा देवश्री जी आपके पास। गिरिजा शंकर जी, महाकौशल में बहुत मुश्किल होगा कि वो किसे लेकर आए और किसे लेकर ना आए, क्योंकि वहाँ जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, वो बेहतर था, वो देखने को भी मिला। महाकौशल में एनपी प्रजापति, तरुण भनोट, दीपक सक्सेना, लखन घनघोरिया, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पांसे, हिना कावरे। ये सारे के नाम ऐसे हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल है, और हो सकता है कि छिंदवाड़ा से एक आध और नाम जुड़ जाए, लेकिन ये जो 5-6 नाम मैंने बताए हैं, ये सारे नाम बहुत संभावित नाम हैं, और जो भी नए मंत्री चुने जाएंगे वो इन्हीं 6 नामों से ही निकल कर आएंगे, चाहे पूरे के पूरे 6 हों या 4 हों या 3 हों, इन्हीं नामों से वो चुने जाएंगे। जी आशीष व्यास जी, एनपी प्रजापति, तरुण भनोट, दीपक सक्सेना, लखन घनघोरिया, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पासे और हिना कावरे, क्या यहाँ हिना कावरे की भी दावेदारी बनती है बतौर महिला? जी बतौर महिला, मैंने जैसे विंध्य के साथ इनका नाम दोहराया था। एक राजनीति में काम ये चीज, एक ये समीकरण काम करता है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो मंत्री होने के नाते अपने पिता की जो विरासत है ये इसको आगे बढ़ाएंगी। दूसरा, विधानसभा में सवाल पूछने से लेके जिस दक्षता के साथ इनका नाम बार बार सामने आता रहा है, तो इनकी प्रबल दावेदारी है। दूसरा, इस संतुलन में जिस तरह की बात बार बार इसमें आ रही है कि लोकसभा चुनाव के समीकरणों को भी ध्यान रखा जाएगा, तो तरुण भनोट का नाम उस लिहाज से कांग्रेस में संगठन में इन्होंने काम किया है, लंबा इनका अनुभव है, तो संगठन के साथ में अनुभव, शिक्षा, सक्रियता, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो ये 2 नाम ऐसे हैं जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा दावेदारी रखेंगे अपनी। जी अजीत वर्मा साहब, आपको इन नाम में से किस पर लग रहा है कि उसकी प्रबल दावेदारी है, या ये नाम तो होना ही चाहिए? देखिए, मुझे कुछ खरी बात करना पड़ेगी मित्र। बात यह है कि कमलनाथ जी को पिछले तमाम दशकों में महाकौशल का प्रतिनिधि माना गया है कांग्रेस के स्तर पर। जी बिल्कुल। थोड़ी सी अगर मैं बात कहूँ इसलिए कि महाकौशल सबसे कठिन होगा कमलनाथ जी के लिए अपने मंत्रियों का चुनाव करना, जो अभी कहा गया वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसका कारण यह है कि कमलनाथ जी के महाकौशल का मुखिया होते हुए भी पूरे महाकौशल में, खास तौर पर जबलपुर में, उपेक्षा की भावना बहुत प्रबल है।
अगर महाकौशल में कांग्रेस को धक्का पिछले वर्षों में लगा है तो उसका कारण यह है कि किसी भी सरकार ने जबलपुर से किसी प्रभावी शख्स को, नेता को मंत्री नहीं बनाया। आसपास के क्षेत्रों से मंत्री बनाए गए, लेकिन जबलपुर को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है महाकौशल में पिछले चुनाव में। इस बार टिकट अच्छे से बांटी गई तो चुनाव के पूर्व भी मैंने कहा था कि स्थिति पलट जाएगी, और देखिए पलटी। 38 सीटें आती हैं महाकौशल में। इसके पहले 25 भारतीय जनता के पास थी और 13 कांग्रेस के पास। अब उलट गया है, 24 कांग्रेस के पास हैं और एक समर्थक को मिला लें तो 25 और 13 भारतीय जनता पार्टी। जो महाकौशल पर तो ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता की लड़ाई के समय से एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक का गढ़ रहा है। और चूंकि जबलपुर की उपेक्षा हुई मंत्रिमंडलों में लगातार पिछले दशकों में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी जिन नामों की बात हुई मैं बात करूंगा। देखिए, यहाँ मेरी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार फ्रेशर्स को मौका नहीं देंगे, ये खतरनाक प्रवृत्ति होगी। आपको नौजवानों से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी युवा ताकत को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस ने अगर युवकों को मौका नहीं दिया तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में पिछड़ेगी। तरुण भानोत एक बहुत अच्छा नाम है, हेना कांवरे एक बहुत अच्छा नाम है, लखन घनघोरिया भी वरिष्ठ पार्षद हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन जातिगत समीकरण में फंसेंगे। अगर मालवा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिल गया मध्य भारत से तो लखन घनघोरिया का दावा कमजोर होगा। जो एनपी प्रजापति जी का नाम है उस पर विचार हो सकता है, लेकिन एनपी प्रजापति विवादास्पद भी रहे हैं। एनपी प्रजापति हैं, इनके साथ और जो नाम लिए गए हैं वो संभावित हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कमलनाथ जी ने अच्छे तरह से विचार किया तो फ्रेशर्स को भी मौका उनको देना पड़ेगा। एक अच्छा नाम वाली जी, इसमें से आपको ऐसा कौन सा नाम लग रहा है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे कमलनाथ आगे लेकर आएंगे? मुझे लगता है कि तरुण भनोट का मंत्री बनना बिल्कुल तय है और कैबिनेट मंत्री बनेंगे, क्योंकि जैसा अभी कहा गया कि जबलपुर पहले से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है। तो किसी भी संभागीय मुख्यालय का जो होता है वो चेहरा होता है किसी भी इलाके का, तो महाकौशल का चेहरा जबलपुर है। तो तरुण भनोट, चूंकि उनके पिताजी भी एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, उनका बहुत प्रशासनिक अनुभव है, खुद तरुण भनोट संगठन में काम कर चुके हैं और एमएलए भी के रूप में भी उनका काम अच्छा है। तो मुझे लगता है तरुण भनोट का मंत्री बनना तय है। इसी प्रकार से हेना कांवरे का भी मंत्री बनना तय है। अब बाकी लोगों के बारे में कमलनाथ जी को खुद विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि महाकौशल से सबसे कम मंत्री बनाएंगे वो, और बनना भी चाहिए, क्योंकि बाकी इलाकों को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। जैसा कि ग्वालियर चंबल में लगातार ये मांग उठ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ देवश्री जी, ये ऐसे नाम थे जिन पर हमने चर्चा की और संभागवार चर्चा की, क्षेत्रवार चर्चा की, लेकिन सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस ने 41%, जी देवश्री जी आपको रोक रहा हूं, जब चुनाव हुआ और जब विधायक चुनकर आए, इसमें 41% ST से आते हैं, तो किसे मौका मिलता है? और साथ ही साथ जो ठाकुरों का वर्चस्व रहा है, एक समय देखा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ठाकुरों को भी अपना एक वर्चस्व होता है, क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से और साथ साथ कद के हिसाब से, और युवाओं का भी ख्याल रखना है, किसे मौका मिलता है। लेकिन वो नाम जो संभावित नाम थे, क्षेत्रवार हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी आपका, आशीष व्यास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अजीत वर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और देवश्री माली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े, चर्चा की हमने। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे उस निचोड़ की जो हमने इन तमाम गेस्ट के साथ बैठकर पैनल करके डिस्कशन किया है। क्या निकल कर आता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए विंध से मंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्लीन स्वीप था। जयवर्धन सिंह को मध्य भारत से मंत्री पद मिल सकता है। आरिफ अकील के नाम पर भी किसी को संशय नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से और काफी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। चंबल से गोविंद सिंह और इमरती देवी का नंबर आ सकता है। बुंदेलखंड से ब्रिजेंद्र सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है। बाहर के 7 में से 5 विधायक मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि यह भी संतुलन रखना होगा। बसपा, सपा और निर्दलियों का महाकौशल से एनपी प्रजापति, तरुण भनोट का नंबर लग सकता है। हिना कांवरे महिला कोटे से मंत्री बन सकती हैं। चलिए, ये निचोड़ हमने यहां निकालने की कोशिश की वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, लेकिन कमलनाथ की कैबिनेट में कौन होगा, बहुत सामंजस्य बिछाना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ किस किस को अपने क्षेत्र से लाएंगे, और साथ ही साथ क्या
लोकसभा को देखते हुए भी बदलाव करेंगे? क्या कुछ मंत्री पद रोकेंगे या बाद में विस्तार करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कमलनाथ की कैबिनेट में कौन होगा, वो संभावित नाम हमने आपको बताया। नमस्कार।